हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि आप यूपीएससी, सीबीएसई, सीएससी की जो एग्जामिनेशन होती है, आईएएस की जो एग्जाम होती है या आईपीएस का जो एग्जाम होता है, आप उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे जिससे कि आपको आपकी तैयारियों में सुविधा हो। तो आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th एग्जामिनेशन अभी दिया है। 10th बोर्ड का एग्जामिनेशन जिन्होंने इस ईयर दिया है, 2020 में अपीयर हुए वो लोग, उनका रिजल्ट आया है। और 12th के स्टूडेंट्स भी होंगे जिनका 12th बोर्ड का एग्जाम आया है, रिजल्ट आया है। उनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या अभी, सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो है कि कौन सी स्ट्रीम को चूज करने के बाद उनको ऐसा कौन सा स्ट्रीम चूज करना है 10th के बाद जिससे कि उनका जो सपना है यूपीएससी में अपीयर होने का वो इजी हो जाए। तो एज ए 11th मूविंग स्टूडेंट आपके पास जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है। आपके सामने 3 रास्ते हैं, 3 स्ट्रीम्स हैं। जो पहला है वो है साइंस। जिन्हें इंजीनियरिंग करनी है वो पीसीएम लेंगे, जिन्हें डॉक्टरी करनी है वो पीसीबी लेंगे, है ना। तो इस तरह के सब्जेक्ट सिलेक्शन अभी आप करेंगे। अगर आपको बीकॉम करना है, एमकॉम करना है, सीए बनना है, सीएए करना है, तो फिर आपका जो बेस सब्जेक्ट होगा वो होगा कॉमर्स। आप में से बहुत से लोग होंगे जो बैंक, रेलवे, टीचर्स और बहुत सारे कॉमन जो फील्ड है जिनको हम लोग इन जनरल कहते हैं कि जनरल फील्ड जो होते हैं उसमें जाना चाहेंगे, तो आप सेलेक्ट करेंगे ह्यूमैनिटी या फिर आर्ट्स। अभी देखिए, बहुत से लोगों की मजबूरी भी हो सकती है आर्ट्स सिलेक्शन की। उनके मार्क्स अच्छे नहीं होंगे, उनके ग्रेड अच्छे नहीं आए तो उन्हें साइंस नहीं मिलेगा, कॉमर्स नहीं मिलेगा। अच्छे इंस्टीट्यूशंस में ये सीटें ऑलरेडी फुल हो चुकी होंगी। जो 90+ परसेंटेज लाने वाले हैं, जो 85% प्लस परसेंटेज लाने वाले हैं उन स्टूडेंट से। अब रह गए हमारे पास जो 50% लाए, जो ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं, 55%, 60%। अब उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रह जाते। फिर या तो वो आर्ट्स ले लेते हैं जिसको कि हम लोग ह्यूमैनिटी कहते हैं, या फिर वो किसी लो ग्रेड कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेकर साइंस लेकर खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम इन तीनों ही फील्ड में से किसी एक फील्ड को सेलेक्ट करते हैं तो उसका आगे चलकर हमारे यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें अपीयरेंस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहली बात है वो हम लोग आज इसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग सारे सब्जेक्ट्स का प्रो और कॉन्स देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट को चूज करने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या दिक्कतें आएंगी और किस तरह से ये हमारे सपने को हमारे नजदीक लाएगा या फिर एक घुमावदार रास्ते पर ले जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट से। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ह्यूमैनिटीज, जिसको कि हम लोग कह रहे हैं आर्ट्स, है ना। तो आर्ट्स का जो सब्जेक्ट है वो आप ऐसा मान लो कि आजकल क्या ये इन जनरल ये ट्रेडिशन चला आ रहा है कि यही हमारी यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसका आधार है। आधार है इसलिए क्योंकि अगर आप इसके बहुत सारे यहाँ सब्जेक्ट की लिस्ट देख लीजिए। ये हमारे सब्जेक्ट की लिस्ट है आर्ट्स में। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे, है ना, जो कि आपको पढ़ने होंगे। और ये सब के सब आपको कहाँ मिलेंगे? जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स में अपीयर होंगे, उसका जो सेकंड स्टेज होता है मेंस एग्जामिनेशन, उसमें आपको फिर से यही सारे सब्जेक्ट्स नजर आएंगे। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यही यूपीएससी का जो एग्जाम है उसका आधार क्या है? ह्यूमैनिटी। क्योंकि आप इसमें वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो जो बाद में आपको आपकी तैयारियों में हेल्प करते हैं। और अगर आपने पहले से सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये सब्जेक्ट्स ही पढ़ने हैं, मुझे इन्हीं में आगे बढ़ना है, आर्ट्स लेकर आगे बढ़ना है, तो फिर आपका एक बेस तैयार होता चला जाता है धीरे धीरे आपकी तैयारियों के लिए। तो इसलिए भी ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो बहुत ही एक प्रो इन्वायरमेंट ये कर देता है आपके लिए, बहुत ही एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार कर देता है आपकी तैयारियों के लिए। क्योंकि आप 10% आपका जो सिलेबस होता है यूपीएससी का वो कहीं ना कहीं आप कंप्लीट कर चुके होते हैं अपने ग्रेजुएशन तक पहुंचने में, है ना। पहले आप आईए करेंगे, इंटरमीडिएट इन आर्ट्स, उसके बाद फिर
BA करेंगे, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स। तो इस बीच में आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है हमारे यहाँ मेंस पेपर जो है उसका बहुत सारा सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और इसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रो है ह्यूमैनिटीज का। इसका कॉन्स क्या है? इसका कॉन्स है, कॉन्स मतलब क्या होता है? इसका नेगेटिव पॉइंट। तो इसका कॉन्स ये देखा जा रहा है कि ऐसा है कि ये ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड भी ये करता है, लेकिन इस फील्ड के लोगों का जो सक्सेस रेशियो है अभी तक बहुत कम रहा है ना। और आजकल अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखेंगे तो इसका जो ग्राफ आपको नजर आएगा वो डाउनग्रेड नजर आएगा, डाउनवर्ड नजर आएगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स रहे उनका कुछ खास सक्सेस रेशियो नहीं रहा है। तो ये बात हुई हमारे ह्यूमैनिटी की। अब हम बात करेंगे इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स की जिन्होंने PCM लिया था, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिया है या जो लेने वाले हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, आजकल इंजीनियरिंग हॉट मतलब बहुत ही हॉट फील्ड बना हुआ है UPSC सिलेक्शन के लिए। यहाँ से आए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो यहाँ शो कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग यहाँ से सेलेक्ट हो रहे हैं IAS में। लेकिन जो सेलेक्ट हो रहे हैं अगर आप ध्यान देंगे, अगर उनका एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन्होंने अपना इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल लिया था वो अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं। जिन्होंने भी अपना टेक्निकल सब्जेक्ट लिया, जिन्होंने भी टेक्निकल सब्जेक्ट को IAS एग्जामिनेशन में एज ए ऑप्शनल पेपर चुना, उनका जो सक्सेस रेशियो है वो कहीं ना कहीं लोअर साइड पे है, ठीक है। लोअर साइड पे कहने का, हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लोअर साइड कहने का मतलब क्या है। लोअर साइड कहने का मतलब है कि जब आप देखेंगे एग्जामिनेशन का, आप जब सिलेबस देखेंगे, उसके जब ऑप्शनल पेपर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ आपको ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करने का जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे स्ट्रीम्स का पेपर भी है। जैसे मैकेनिकल वालों के लिए उनका मैकेनिक्स का पेपर है ना, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिक का पेपर है। तो जो उन्होंने अपना सब्जेक्ट जब सेलेक्ट किया है, अपने सब्जेक्ट्स में भी कौन सा, अपने पेपर में भी आप, ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा हो, कोई सब्जेक्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जो इंजीनियरिंग करते हैं वो हमेशा 9 पॉइंट लाते हैं, 9 पॉइंटर लाकर हमेशा टॉप में बने रहते हैं, 9.5 लाते हैं। वैसे भी लोग होते हैं ना जो 6 पॉइंट लाते हैं। ऐसा होता है कि आप 4 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे हो लेकिन 2 सब्जेक्ट जो है आप उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, इस तरह की जो सिनेरियो होती है, तो वहां से आपको सेलेक्ट करना होता है, ये आपको डिसाइड करना होता है कि जब आप UPSC के एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म डालते हैं, तो उस समय आपने अपना ऑप्शनल पेपर क्या सेलेक्ट किया। अगर आपने अपने सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शनल रखा, मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आपने इलेक्ट्रिकल का पेपर को ऑप्शनल लिया, अभी क्या सीन हो सकता है, जो सब्जेक्ट्स आपके अच्छे होंगे उसके क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर जो सब्जेक्ट आपके अच्छे नहीं थे, जिससे आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं है, उससे ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, फिर आप क्या करोगे। टेक्निकल पेपर है, आप गेसिंग नहीं कर सकते, गेसिंग तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, बट टेक्निकल पेपर है, आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आपने डिफरेंट सब्जेक्ट चूज किया है, हो सकता है कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बट आपका इंटरेस्ट है ज्योग्राफी में, आपका ज्योग्राफी बहुत अच्छा है, आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी को रखा, या फिर आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आप इंजीनियरिंग के पेपर्स को ही सेलेक्ट करें। आपको वो पेपर सेलेक्ट करना है जो आपका पैशन है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका इंटरेस्टिंग पोर्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं तो आपका सक्सेस रेशियो जो होता है वो इंक्रीज होता है। दूसरी तरफ अगर आप प्रेशर में आकर अपने सब्जेक्ट्स को चूज कर लेते हैं कि नहीं मैं तो इलेक्ट्रिकल से हूँ, दूसरा सब्जेक्ट कैसे चूज करूँ, तो इस पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपका स्कोर कम होता हुआ नजर आएगा आपको, आप कहीं ना कहीं पीछे छूटते चले जाएंगे, ठीक है।
लेकिन अगर जनरली बात करें तो इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ही अच्छी सब स्ट्रीम है। आप अगर चाहते हैं कि आप यूपीएससी के साथ साथ कुछ और भी करें, आप अपने लिए एक अलग फील्ड तैयार करें, आप एक बैकअप प्लान अपने लिए तैयार करें जो कि आपको एक जॉब दे सके, तो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, आपको यहाँ जाना चाहिए। हमारा अगला जो स्ट्रीम है वो है साइंस का। साइंस फील्ड जो होता है, जो कि आप फिजिक्स ऑनर्स करोगे, केमिस्ट्री ऑनर्स करेंगे, है ना, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी ऑनर्स, है ना। तो जब आप इन सब सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद अगर आप देखें तो ऐसा ट्रेडिशनल अभी तक का जो एनालिसिस है उसके आधार पे मैं बातें कर रही हूँ, है ना। तो अभी तक साइंस स्ट्रीम से बहुत ही कम नंबर के कैंडिडेट, मतलब बहुत कम नंबर के कैंडिडेट वहां अपीयर हुए हैं, बहुत कम उनका सक्सेस रेशियो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि उनका मार्क्स कम होता है या आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि ये ऐसा बहुत बार देखा गया है कि एक कहावत है ना कि स्लो एंड स्टडी राइजेस और विन दी के रेस, वही हाल यहाँ है। साइंस के स्टूडेंट्स बहुत कम संख्या में अपीयर होते हैं, लेकिन उनका सक्सेस रेशियो भी मिला जुला कर ठीक होता है। तीसरा फील्ड जो है आपका बीकॉम, एमबीए, बीबीए, सीए, सीएस, सीएफए, जो भी आप प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, प्रोफेशनल जो आपके डिग्रीज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद जब आप यूपीएससी के एग्जाम्स में अपीयर होते हैं, तो आपके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है उसमें जो इन्वॉल्व है वो है सीसैट पेपर। सीसैट पेपर जो है, जिसमें कि आपको ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें आता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स, डाटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, है ना। तो जो कैंडिडेट बीकॉम, एमबीए ये सब से आते हैं, वो जाहिर सी बात है उनकी जो सोच होती है वो इन सब फील्ड में बहुत अच्छी होती है, तो उनके लिए सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्लियर आउट करना बहुत इजी होता है, या आप कह सकते हो कि फेवरेबल है। तो आने वाले दिनों में इस फील्ड के जो स्टूडेंट्स होंगे उनका एक बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो देखा जा सकता है। बाकी तो ये प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, तो आप एज ए बैकअप, अगर आप श्योर नहीं है कि आप सीएससी में अपीयर होंगे ही और आपको वहां जाना ही है, तो आपको एज ए बैकअप ये फील्ड बहुत अच्छा है। देखिए, ये अब तक की बातें हुई कौन से सब्जेक्ट्स कैसे हैं, नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो क्या है, आपका पैशन, आपका हार्ड वर्क। तो सीएससी के एग्जाम्स में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि यहाँ कोई भी एक सब्जेक्ट को आप फेवरेबल नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, हमारी जो टॉपर्स रहे हैं, आप उनके सब्जेक्ट्स को ही आइडल मान लेते हो कि अच्छा इस सब्जेक्ट्स में बहुत मार्क्स उठे हैं, इस फील्ड में तो सब टॉपर्स ही हैं, जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया, तो वो उनके मार्क्स ज्यादा आए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएससी हर बार अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग वैल्यूएशन के साथ क्वेश्चंस देता रहता है, तो वहाँ कोई भी सो कॉल्ड आइडियल स्ट्रीम या आइडियल सब्जेक्ट नहीं है। लास्टली जो आप मैटर करेगा वो होगा आपका पैशन। कौन से सब्जेक्ट में आप पैशनेट हैं, कौन से सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, आप किसमें अपनी मेहनत देते हैं, कहाँ आप अपना 100% दे सकते हैं। अगर आप अपना 100% किसी भी सब्जेक्ट में देंगे और वो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, आप पैशन के साथ उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, तो वो श्योर है कि आपको सक्सेस दिलाएगा। तो जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है रहेगा, आपका पैशन, दूसरा है आपका हार्ड वर्क और तीसरा है आपका इंस्पिरेशन कह सकते हैं या फिर आपका इंटरेस्ट कह सकते हैं। चलिए, अभी आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब हम लोग जान लें कि अगर इस फील्ड में हम लोग आना चाहते हैं तो हमें कितना समय इसको देना होगा। सबसे पहली बात, ये 2 से 5 साल का प्लान आप बनाइए। जैसे 5 वर्षीय योजना होती है, वैसे ही 2 से 5 वर्ष के बीच का ये प्लान होता है। आप कम से कम इसमें 2 साल दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 साल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी अगस्त चल रहा, अगस्त 2020 है ना, तो अगर आपने आज स्टार्ट किया है इसकी तैयारी करना, आपने आज डिसाइड किया कि मैं तो सिविल सर्विसेज एग्जाम दूंगा, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है ना,
या बहुत सारे इसके अंडर में फील्ड है जहां आप जाना चाहते हैं। तो अगर आपने अगस्त 2020 में इनरोल किया है, अपने आप को तैयार किया है, तो जो नियरेस्ट डेट होगा जब आप अपने आप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पोजीशन पे, इस एग्जाम में क्वालिफाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो होगा सितंबर 2022, जो कि आप मान कर चल सकते हैं कि अगर आपने अपना 100% दिया है, सब कुछ अच्छा गया है, तो आप लप्सना के दर्शन कर पाएंगे। लप्सना बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो हैदराबाद में, यहाँ IAS IPS जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वालिफाइड कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए, बहुत से लोग होंगे आप में से जो ये जानना चाहते होंगे कि किसको कितना चांस मिलेगा, कितनी बार एग्जाम दे सकता है। तो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों को डिफरेंट चांसेस वहाँ मिलते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। आप में से कुछ लोग 7 से 12 अटेम्प्ट भी देंगे, कुछ लोग 6 अटेम्प्ट भी देंगे, कुछ लोग 3 से 4 अटेम्प्ट भी देंगे। तो ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी एज क्या है और आपका कैटेगरी क्या है। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन अगर आप माने तो मेरा कहना है कि 4 अटेम्प्ट जो होने चाहिए वो आपको देने ही चाहिए। सीरियस अटेम्प्ट 4 होने चाहिए, इससे पहले कि आप अपने हाथ खड़े कर दें और ये फील्ड छोड़ दें। आगे की बात करते हैं। अगर आप यहाँ कूद चुके हैं, डिसीजन बना चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं, अब तो यहीं जाना है, तो सर ये बात अपने दिल में, दिमाग में अच्छी तरह बैठा दीजिए कि यहाँ जब आप आए हैं तो यहाँ आपका जो मुकाबला होगा वो होगा ऐसे झबड़ों कुत्तों से जो कि हर बात के लिए लड़ने को तैयार हैं, क्योंकि यहाँ सीट बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, तो भीड़ ज्यादा है, सीट कम है, तो आपको भी जो कहते हैं ना करो या मरो वाली स्थिति में आकर बिना किसी दया, ईर्ष्या, घृणा, इन सब से ऊपर उठकर अपने आप को इन तैयारियों में झोंक कर लड़ना होगा। और इतनी डेडिकेशन आपकी चाहिए होगी कि बस अगर एक सीट भी है तो आपको उस पर अपनी दावेदारी पेश करनी होगी। यहाँ एक नंबर के लिए हजारों लोग छूट जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको लाखों लोगों से कम्पीट करना है सिर्फ एक सीट के लिए। तो इतनी, आप इसको पागलपन कह लें, इसको डेडिकेशन कह लें, है ना, जो भी कहना है कह लें, लेकिन ये पागलपन सर आपको यहाँ चाहिए होगा तो होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए ये फील्ड है ही नहीं, ये गेम है ही नहीं। आगे की जो बात करेंगे हम लोग वो होगा बैकअप प्लान, जो अभी तक हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि बैकअप प्लान क्या है। तो देखिए, बहुत से लोग होंगे जो अपीयर होंगे, यहाँ अपीयर होंगे, लगभग 15 लाख लोग फॉर्म डालेंगे, जिसमें से कि 10 लाख लोग अपीयर होंगे। 5 लाख लोग ये डिसाइड कर लेंगे, तब तक ये रियलाइज कर लेंगे कि ये साल उनका नहीं है, ये साल वो तैयार नहीं है, तो हो सकता है कि उतने लोग अपीयर ना हो। जो अपीयर होंगे उनमें बहुत से लोग होंगे, अप्रॉक्स 0.1% लोग होंगे जिनका सिलेक्शन होगा, और 99.9% लोग होंगे जिनका की सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है इस फील्ड का। तो अगर आप ये 99.9% लोगों में है तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि तब तक आप अपना 4-5 साल दे चुके होंगे। 4-5 साल देने के बाद जब आप देखेंगे तो आपका एज 32-34 हो गया होगा। आप किसी भी सरकारी जॉब में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो उसका एज क्राइटेरिया होगा वो पार हो चुका होगा, एज लिमिट एक्सीड हो चुका होगा आपके लिए। अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री किया था, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रखा था, डॉक्टर, लॉयर, सीए, इंजीनियर, अगर आपने ये डिग्री कर रखी थी तो आपके पास एक बैकअप प्लान है, आप अपने फील्ड में जा सकते हैं। सो बेटर यही होगा कि आप अपना एक बैकअप प्लान लेकर चलें और उसके साथ ही ये तैयारियां करें। अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ इसी में जुड़े हुए थे, और अगर ऐसा हुआ लक बाय चांस कि अगर आपका नहीं हुआ, तो फिर आपके पास खाली हाथ रहने के अलावा कोई काम नहीं होगा सर, कोई ऑप्शन नहीं होगा, और फिर आपका लाइफ जो होगा बड़ा ही हेक्टिक, बड़ा ही मेसी हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन होता है वो वर्स्ट से वर्सन हो जाता है। तो आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। आप अपने अभी जो आप सेलेक्ट करने वाले हो, आपकी डिग्री, आपका
स्ट्रीम, तो बहुत सोच समझ कर आप सेलेक्ट करें, पहले आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बाद आपको कहाँ जाना है। तो आपके पास एक प्रॉपर रूट होना चाहिए कि आपको कहाँ से होकर कहाँ तक जाना है। बीच में अगर आपने एक स्टेप भी मिस कर दिया है, एक स्टेयर भी आपने स्किप कर दिया है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बात करते हैं IAS की जो पोजीशन है उसकी। देखिए, जब आप इस फील्ड में एग्जाम देते हैं तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं, IDAS, ICAS, IRPS, RPF, DANIX, IAS, IPOS, एक्सेट्रा। इतने होते हैं कि 20 से तो ज्यादा ही होते हैं। तो अगर आप सिर्फ IAS बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आपको IAS ही बनना है या फिर IPS ही बनना है, तो आपका जो सक्सेस रेट, आपका जो सिलेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 1/20 या फिर 1/20 प्लस आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैटेगरीज है। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन मन में आना चाहिए, पहला क्या था कि मुझे बनना क्या है, IAS। दूसरा, अगर मैं इन IAS के अलावे किसी और सब्जेक्ट में फंस गया, तो अटक गया, तो मेरा रैंक ऐसा आ गया कि मुझे ये सीट नहीं मिली, तो मैं क्या करूंगा। तब आपके पास इसका आंसर होना चाहिए, या तो आप रेडी हो जाएं कि आप अपनी सारी जिंदगी उसी पोजीशन पर गुजार देंगे, या फिर आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ये डिसीजन आपका पहले से होना चाहिए कि अगर आप वहां अटक जाते हैं तो वहां से आपको कैसे निकल के दोबारा इसी के लिए ट्राई करनी है, या फिर आप मूव ऑन करेंगे। तो ये आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, या तो आप IAS बनेंगे या फिर आप ये एग्जाम देंगे और कोई भी कैटेगरी आपको चलेगा। तो ये डिसीजन आपको पहले ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीट बहुत कम है, सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत टफ है। अब देखिए, बहुत से लोग सोचेंगे कि सिर्फ यही एग्जाम दूं, इसके साथ और भी एग्जाम्स दूं। होता है ना, कभी कभी लोग सोचते हैं चलो UPSC की तैयारी करते हैं, साथ में CGL का भी फॉर्म आया है वो भी भर दो, RRB का भी आया है, RBI का भी आया है, गेट भी दे देता हूँ, PG भी कर लेता हूँ, CGL, SSC जो भी फॉर्म आया है सब भर दो, बैंक में भी अच्छा आया है, अच्छा चलो ये भी भर देता हूँ। तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है, जब आपके मन में ऐसे ख्याल आने लगे, तो आप सबसे पहला जो विचार है वो मन में ये लाएं कि आपका उससे फायदा क्या होगा, आपका गोल क्या है। हाँ, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप PG कर सकते हैं, इंजीनियर हैं तो गेट के एग्जाम्स दीजिए, इससे आपको आपका जो बैकअप प्लान है उसको बूस्ट मिलेगा, आप उसको बूस्ट कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर आप UPSC के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप साथ साथ अपने स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम जो होते हैं, अगर आप उड़ीसा से हैं तो उड़ीसा का स्टेट बोर्ड, राजस्थान से तो राजस्थान का, बिहार से तो बिहार का भी PSC है ना, या झारखंड से है तो JPSC। तो ये सारे जो स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन है आप उसको साथ साथ कवर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारा ऐसा सब्जेक्ट होता है, बहुत सारे ऐसे सिलेबस में पॉइंट्स हैं जो कि सेम मिलेंगे। हाँ, स्टेट बोर्ड के जो पॉइंट्स होते हैं, उसके जो सिलेबस होते हैं, उसमें स्टेट से रिलेटेड आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है। जैसे UPSC का सिलेबस जब आप देखेंगे तो वो पूरे इंडिया का आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तो वैसे ही स्टेट बोर्ड में आपको अपने स्टेट का सब कुछ पता होना चाहिए, उसके साथ पूरे देश का पता होना चाहिए, पूरी दुनिया का पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपको खुद फिल्टर करना होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से कौन से एग्जाम्स देना पसंद करेंगे। आप UPSC को अकेले हैंडल करना चाहेंगे, मतलब उसको बिना किसी डिस्टरबेंस के करना चाहते हैं, या फिर उसके साथ आप एक बैकअप एग्जामिनेशन लेकर चलना चाह रहे हैं, तो ये आपको पहले ही डिसाइड कर लेना चाहिए। जब आप डिसाइड करते हो, जिस मोमेंट आप डिसाइड करते हैं कि मुझे UPSC करना है, तो उसके पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर खोज लेने होंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, और आप अगर डिसीजन मेकिंग में ही ज़्यादा टाइम लगा देते हो तो फिर आपका जो प्रिपरेशन का टाइम होता है वो बहुत कम रह जाता है, और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपकी तैयारियों पे, बहुत बड़ा इसका इफेक्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं UPSC एग्जाम क्यों दे रहा हूँ, ये कारण आपको पहले पता होना चाहिए।
इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सच में बहुत चाहते हो कि आप यूपीएससी करो, आप अपने मेहनत से इस पोजीशन पे पहुंचकर सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप ये एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो। दूसरा कारण हो सकता है फैमिली का प्रेशर हो, स्पाउस का प्रेशर हो, है ना, सोसाइटल प्रेशर हो कि आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है या आईएफएस बनना है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये कारण जो होता है वो बहुत ही खतरनाक कारण है। इसमें क्या होता है कि आप ना घर के रहते हो ना घाट के, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर होता है, तो आप अपना 100% यहाँ दे नहीं पाते हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप यहाँ अपीयर क्यों होना चाहते हैं। अगर इंटरनल मोटिवेशन आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रेशर में हो, आप एक ट्राई दे सकते हो, आप उस प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है कि लोग इस प्रेशर के कारण अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। अब अगर आपने एक कहावत है, ओखली में सर डाल ही दिया तो मूषा से क्या डर। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे ये करना है, तो फिर आप तैयार हो जाओ बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं झेल नहीं पाऊंगा, है ना। अब देखिए, बहुत से लोग होंगे जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे पेपर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे पेपर्स पढ़े होंगे, और बहुत से लोग उस फील्ड से आते भी हैं। लेकिन उन सबको पढ़ना क्या पड़ता है यहाँ, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिफेंस, आईआर। तो इन सब पेपर्स में किन्हीं का इंटरेस्ट है या नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आप हो सकता है कि आपने आर्ट से ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन आपको हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती हो, आपको ज्योग्राफी अच्छी लगती हो, या हो सकता है आपको आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता हो, बाकी के सब्जेक्ट्स आपको बोरिंग लगते हो। तो ये ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको इन सब में अपनी रुचि जगानी होगी। आपको खुश होकर ये सारे बोरिंग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, और सिर्फ पढ़ने नहीं होंगे, इतनी गहराई में पढ़ने होंगे कि आप जब एग्जाम में बैठे तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको बिल्कुल अच्छे लगने चाहिए। अगर आपके मन में ये ख्याल आता हो कि ज्योग्राफी या इसको कौन पढ़ेगा, तो आप यकीन मानिए आप 40% अपना मार्क्स वहीं खो चुके हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, आपका मन ही नहीं लगेगा, आपका मन नहीं लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। सबसे पहले सिलेबस देखिए, एग्जाम पैटर्न देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चंस देखिए, फिर आप माइंड मेकअप कीजिए कि आपको करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या डिसीजन लेना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारा इसका आप लोगों से बात करेंगे, इसको आपको बहुत डिफरेंट ओपिनियन मिलेंगे लोगों को। लेकिन आपको क्या करना है कि सबकी ओपिनियन लेकर आगे खुद डिसाइड करना है, खुद का डिसीजन खुद ही लेना है। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग शेयर करने वाले हैं हमारे यूपीएससी का जो सिलेबस है, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, उसका अपीयरेंस क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, उसके पोस्ट लिस्ट कौन से हैं। तो हम लोग उसकी बातें करेंगे हमारे